बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर है कैलस कल्चर, या इसको हिंदी में कैलस संवर्धन भी बोल देते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैलस क्या चीज़ होती है ना। तो कैलस क्या है, अभी जब भी हम लोग किसी पादप उत्तक का या किसी प्लांट टिश्यू का संवर्धन करवाते हैं, कल्चर करवाते हैं किसके ऊपर, कृत्रिम माध्यम के ऊपर या आर्टिफिशियल मीडियम के ऊपर, तो क्या होता है अभी एक सेल्स का मास बनता है, कोशिकाओं का एक समूह बनता है, ठीक है। और ये जो समूह है ये कैसा होता है, असंगठित होता है, यानी अनऑर्गेनाइज्ड होता है। इसके अंदर जो कोशिकाएं हैं या सेल्स हैं वो कैसी होती हैं, असंगठित या अनऑर्गेनाइज्ड होती हैं, यानी कि उनकी जो स्थिति है या लोकेशन जो है उन कोशिकाओं की वो फिक्स नहीं होती। कोई कोशिका किसी जगह पर होती है, कोई किसी जगह पर होती है। इसको बोलते हैं असंगठित या अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। और ये कोई स्पेसिफिक या विशिष्ट इनका क्रम नहीं होता। ये जो कोशिकाएं हैं या सेल्स हैं इनकी विशिष्ट स्थिति नहीं होती है। इसका मतलब ये कैसी होती हैं, अनस्पेसिफाइड होती हैं या अविशिष्ट होती हैं, ठीक है। तो ये जो कोशिकाएं हैं वो लगातार विभाजन कर रही होती हैं, ठीक है। तो हम लोग कैलस को किस तरह से परिभाषित करेंगे, समसूत्री विभाजन द्वारा वृद्धि कर रही अविशिष्ट व असंगठित कोशिकाओं का जो समूह है वो क्या कहलाता है, अभी कैलस कहलाता है, ठीक है। कंटिन्यूअसली ये जो सेल्स हैं वो माइटोटिक डिवीजन्स या समसूत्री विभाजन कर रही होती हैं, ठीक है। तो ये होता है कैलस। अब कैलस को हमें विकसित करना है कृत्रिम माध्यम के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए हमें माध्यम में दो केमिकल्स जो हैं या दो रसायन जो हैं उनकी आवश्यकता होती है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक कौन सा है अभी, ऑक्सिन है, और दूसरा कौन सा है, साइटोकाइनिन है। ऑक्सिन के रूप में हम लोग ज़्यादातर किसका यूज़ करते हैं, 2,4-D का उपयोग करते हैं, ठीक है। 2,4-D क्या है, एक तरह का ऑक्सिन है। तो इन दो प्लांट हार्मोन्स या पादप हार्मोन्स का जो उपयोग है वो हम लोग ठोस माध्यम के अंदर करते हैं, ताकि जो कैलस है उसका विकास हो सके, है ना, कैलस का निर्माण जो है वो हो सके, इसलिए, ठीक है। तो ये दो केमिकल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसको अपने आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे कि इनका जो अनुपात है या रेशियो है वो कितना रखना है हमें, ताकि हम लोग कैलस को परिवर्धित कर सकें या विकसित कर सकें ठोस माध्यम के ऊपर, ठीक है। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं अभी। अब जब कैलस का निर्माण होता है, यानी कि जो एक्सप्लांट है उससे जब कैलस का निर्माण होगा तो विभेदन होगा, है ना, या डी डिफ्रेंशिएशन होगा। जैसे मान लीजिए हमने पत्ती का एक टुकड़ा जो है, लीफ का एक पीस जो है वो कर्तोत्तक के रूप में लिया है, तो हमने उस लीफ के टुकड़े को हमने माध्यम के ऊपर स्थापित कर दिया। अब ये जो लीफ का टुकड़ा हमने लिया है इसके अंदर कोशिकाएं विभेदित हैं या डिफ्रेंशिएटेड हैं। कैसे, इस लीफ के टुकड़े में अधिचर्म कोशिकाएं एपिडर्मल सेल्स होंगी, ठीक है। इसके अलावा मीजोफिल सेल्स होंगी, है ना, कॉर्टेक्स सेल्स होंगी, इसके अलावा जाइलम सेल्स होंगी, फ्लोएम सेल्स होंगी। तो ये सारी की सारी सेल्स क्या हैं, विभेदित हैं, अपना 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 कार्य करने के लिए ये निर्देशित कर चुकी हैं, निर्देशित की जा चुकी हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये विभेदित हैं। लेकिन जब इस पर्ण के पीस से या पर्ण के टुकड़े से कैलस का निर्माण होगा तो जो कोशिकाएं बनेंगी, ठीक है, वो कैसी होंगी, अविभेदित होंगी, मतलब उनका जो कार्य है वो निश्चित नहीं होगा, ठीक है। तो विभेदित कोशिकाओं से अविभेदित कोशिकाओं का निर्माण, है ना, या डिफरेंशिएटेड सेल से अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का जो फॉर्मेशन है वो क्या कहलाता है, विभेदन या डी डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो कैलस निर्माण के दौरान डी डिफरेंशिएशन होता है। अगर जैसे मान लीजिए पर्ण की कोशिकाएं हैं तो उन कोशिकाओं के अंदर या उन सेल्स के अंदर पर्णहरि या जो क्लोरोफिल है वो उपस्थित होता है, और क्लोरोफिल क्या करता है अभी, प्रकाश संश्लेषण करता है या फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। और जब कैलस का निर्माण होगा या कैलस का फॉर्मेशन होगा तो इन कोशिकाओं में से, है ना, जो नई कोशिकाएं बनेंगी उन कोशिकाओं में से जो क्लोरोफिल है उसका डीजनरेशन हो जाता है या वो विलुप्त हो जाता है। तो क्लोरोफिल नष्ट हो गया, और क्लोरोफिल नष्ट होने से जो सेल्स हैं उनकी प्रकाश संश्लेषण की जो क्षमता है या फोटोसिंथेसिस की जो कैपेसिटी है वो भी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये कैलस निर्माण के दौरान होने वाली एक विशिष्ट प्रक्रिया है। तो कैलस क्या होता है अभी, ये टिश्यू का एक ब्लॉब है, ब्लॉब को क्या बोल देते हैं, प्रवर्ध, उत्तक का एक प्रवर्ध है जिसमें अधिकांश कोशिकाएं, मतलब 99% जो सेल्स होती हैं या कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, अनडिफरेंशिएटेड या अविभेदित होती हैं, ठीक है। अब पौधे के अंदर जो कैलस का निर्माण है वो नेचुरली भी होता है ना, प्राकृतिक रूप से भी पौधे में कैलस का निर्माण हो सकता है। कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए हमने किसी नुकीली चीज़ की सहायता से
पौधे के स्टेम के ऊपर, है ना, या उसकी किसी शाखा के ऊपर, ब्रांच के ऊपर हमने घाव कर दिया, है ना, चाकू की सहायता से कर सकते हैं या कुल्हाड़ी की सहायता से कर सकते हैं, है ना, तो होगा क्या, उस घाव को भरना है, तो उसको भरने के लिए क्या होगा भाई, धीरे धीरे वहाँ पे कोशिका विभाजन शुरू हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पे कैम्बियम विकसित होगी और कैम्बियम की कोशिकाएं लगातार विभाजन करके और उस घाव को भर देंगी। लेकिन घाव भरने के साथ साथ उस भाग पर एक गांठ का निर्माण हो जाता है, एक नॉट का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसी गांठ या नॉट को हम लोग क्या बोल देते हैं, कैलस बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब पौधों में जब घाव भरते हैं, है ना, जब वाउंड हीलिंग होती है, तो उस टाइम पे भी प्राकृतिक रूप से या नेचुरली जो कैलस है वो विकसित होता है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, लेकिन हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर इसे कृत्रिम रूप से या आर्टिफिशियली इसको डेवलप करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब अपने बात कर लेते हैं कैलस कल्चर की। तो कैलस कल्चर हम लोग किसको बोलेंगे भी, निर्जमित दिशाओं के अंदर यानी कि स्टेरलाइज्ड कंडीशंस के अंदर, यानी सूक्ष्म जो जीव होते हैं यानी कि माइक्रोब्स जो होते हैं वो एनवायरनमेंट के अंदर या वातावरण के अंदर नहीं होने चाहिए। तो ऐसी परिस्थितियां क्या कहलाती हैं, निर्जमित या स्टेरलाइज्ड कंडीशंस। तो हमें स्टेरलाइज्ड कंडीशंस में कृत्रिम ठोस अगार माध्यम पर, है ना, आर्टिफिशियल मीडियम लेना है, उसमें अगार होना चाहिए तभी वो ठोस बन सकता है। तो इस माध्यम के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, कैलस को विकसित करना है या कैलस को संवर्धित करना है, ठीक है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, कैलस संवर्धन या कैलस कल्चर कहलाएगी, ठीक है। तो ये इसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन था या परिचय था कि कैलस कल्चर है क्या और इसमें और क्या कुछ होता है। दूसरा हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री की या इतिहास की। तो कुछ वैज्ञानिकों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। जैसे सबसे पहला आपको दिख रहा होगा भाई R.J. गाउथर्ड, ठीक है, 1934 से लेके 1937 तक इसने 5 वर्षों तक लगातार 4 वर्षों तक लगातार एक पौधे के ऊपर काम किया और उस पौधे का नाम आपको ध्यान में रखना है सैलिक्स कैप्रिया, ठीक है। तो इसने क्या किया अभी, सैलिक्स कैप्रिया एक पौधा है, प्लांट है, इससे कैम्बियम लेकर, है ना, कैम्बियम या एदा क्या होती है अभी, जो पौधों में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है, ठीक है। बस सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है, एदा क्या है, ऐसा उत्तक जो पौधों में द्वितीयक वृद्धि यानी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और सेकेंडरी ग्रोथ का क्या मतलब है, अभी प्लांट्स में 2 तरह की ग्रोथ होती है, प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब जब प्लांट्स या पौधे लंबाई में वृद्धि करते हैं तो उसको प्राइमरी ग्रोथ बोल देते हैं, और अगर प्लांट्स थिकनेस या मोटाई के अंदर वृद्धि करते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। तो एदा या कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो गाउथर्ड ने क्या किया अभी, सैलिक्स कैप्रिया प्लांट से कैम्बियम को लेकर, ठीक है, और उसका संवर्धन किया, कल्चर किया कृत्रिम माध्यम के ऊपर, आर्टिफिशियल मीडियम के ऊपर, और कैलस को विकसित करने में सबसे पहले सफलता प्राप्त की। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि कैलस को डेवलप किसने किया था, तो आपको ये नाम ध्यान में रखना है, R.J. गाउथर्ड। चलिए दूसरा जो वैज्ञानिक आपको ध्यान में रखना है वो है पी नोबेकॉट, ठीक है। पी नोबेकॉट ने 1939 में, ठीक है, इसने क्या किया अभी, एक ऐसा कैलस कल्चर डेवलप किया, एक ऐसा कैलस संवर्धन विकसित किया जिसकी वृद्धि क्षमता असीमित थी या जिसकी ग्रोथ कैपेबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड थी। इसका मतलब लंबे टाइम तक बिना रुके जो कैलस की कोशिकाएं हैं या कैलस की जो सेल्स हैं वो लगातार विभाजन कर सकती थी, ठीक है। तो इस तरह का असीमित वृद्धि वाला जो कैलस है वो किसने विकसित किया था, पी नोबेकॉट ने 1939 के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और इसने अपने काम के लिए कौन से प्लांट को सिलेक्ट किया था, डॉकस कैरोटा यानी कैरेट को, गाजर को, और इसने इसकी टैप रूट या मूसला मूल जो है उसको लेकर कार्य किया था, ठीक है। तो ये इस वैज्ञानिक के बारे में ध्यान में रखना है आपको, इस पर पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद नेक्स्ट है जे वॉन ओवरबैक, M.E. कॉन्कलिन एंड A.F. ब्लैक्सली 1941 के अंदर। तो आपने नारियल का पानी पिया होगा अभी, कोकोनट वाटर भी बोल देते हैं उसको, कोकोनट मिल्क भी बोल देते हैं, ठीक है। तो कोकोनट वाटर जो है उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं कोकोनट वाटर के अंदर, उसके अंदर विटामिन होते हैं, ठीक है, उसके अंदर शुगर्स होते हैं, उसके अंदर प्लांट हार्मोन्स होते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, और प्लांट हार्मोन्स में भी सबसे ज़्यादा कौन सा होता है उसके अंदर, साइटोकाइनिन होता है,
इसका मतलब हम लोग कोकोनट मिल्क को या नारियल का जो पानी है उसको हम लोग कल्चर मीडियम के रूप में या संवर्धन माध्यम के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर पूछा जा सकता है कि जो कोकोनट मिल्क है या नारियल का जो पानी है उसमें कौन सा प्लांट हार्मोन होता है, तो साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन होता है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो हम लोग कोकोनट मिल्क को एज ए कल्चर मीडियम या संवर्धन माध्यम के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और कैलस संवर्धन में इसका जो उपयोग है वो विशेष रूप से होता है, और इसका जो महत्व है या इम्पोर्टेंस है वो सबसे पहले किसने बताया था, इन 3 वैज्ञानिकों ने या 3 साइंटिस्ट्स ने बताया था। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर काम किया था और कोकोनट मिल्क जो है उसको कैलस संवर्धन के लिए एज ए कल्चर मीडियम यूज़ किया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है इनके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एस.एम. कैपलिन एंड एफ.सी. स्टीवार्ड। 1948 में इन्होंने क्या किया, अभी कैरेट से या गाजर से नॉन कैम्बियल सेल्स ली। ठीक है, नॉन कैम्बियल सेल्स या नॉन कैम्बियल कोशिकाएं, ये क्या होती हैं, अभी देखो, ऐसी कोशिकाएं जिनमें कैम्बियम अनुपस्थित हो या कैम्बियम एब्सेंट हो, क्या कहलाती है, अभी नॉन कैम्बियल सेल्स कहलाती हैं। ठीक है, तो ऐसा उत्तक उसने लिया जिसके अंदर कैम्बियम नहीं थी, और ये कोशिकाएं कैसी थी, विभेदित थी। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएटेड सेल्स थी, और कैरेट से इन्होंने इसको सेपरेट किया, पृथक किया, और फिर कौन से माध्यम के ऊपर इन्होंने ग्रोथ करवाई इसकी, नारियल पानी युक्त माध्यम के ऊपर, यानी कि कोकोनट मिल्क कंटेनिंग जो मीडियम था उसके ऊपर इन्होंने इसको ग्रो करवाया। ठीक है, तो कोकोनट मिल्क का सबसे पहले जो प्रैक्टिकली उपयोग था वो किसने किया था, इन दोनों वैज्ञानिकों ने किया था, एस.एम. कैपलिन एंड एफ.सी. स्टीवार्ड। तो ये चीज़ इनके बारे में ध्यान में रखनी है अभी। उसके बाद एफ स्कूग 1954 से लेके 1955 तक, यानी कि 2 वर्षों तक इसने लगातार एक प्लांट के ऊपर काम किया, और उस प्लांट का नाम क्या है अभी, टोबैको या तंबाकू। तो इसने क्या किया, अभी तंबाकू के तने से, टोबैको के स्टेम से इसने एक टुकड़ा या एक पीस जो है वो सेपरेट किया, और उससे कैलस कल्चर करवाया। ठीक है, लेकिन इसने ये जो कैलस संवर्धन करवाया था ये आगे डेवलप नहीं हो सका, आगे वृद्धि नहीं कर सका, तो ये वृद्धि करने में असफल रहा। ठीक है, अनसक्सेसफुल रहा था, लेकिन फिर भी इसने कोशिश की थी। ठीक है, इसके स्टेम से कैलस कल्चर डेवलप करने की। ठीक है, चलिए उसके बाद लास्ट आपको ध्यान में रखना है एफ स्कूग एंड C.O. मिलर 1957 के अंदर। ठीक है, तो इन दोनों ने क्या किया, अभी इन्होंने ये बताया कि कैलस उत्तक से जब अंगों का निर्माण होता है, जब कैलस टिश्यू से जब ऑर्गन फॉर्मेशन होता है, तो उसको हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, प्लांट हार्मोन्स का उपयोग करके हम लोग इसको नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, हमें पता है कि कैलस जो है उससे क्या बनेगा आगे चलकर, रूट सिस्टम बनेगा और शूट सिस्टम बनेगा। तो अगर हम प्लांट हार्मोन्स के अनुपात को या रेशियो को परिवर्तित कर लें, ठीक है, तो हम ये निश्चित कर सकते हैं कि इस कैलस से रूट सिस्टम बनेगा या इस कैलस से शूट सिस्टम बनेगा। ठीक है, तो ये जो अवधारणा है हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित करने की कैलस उत्तक से अंग निर्माण को, ये किसने दी, एफ स्कूग एंड C.O. मिलर ने दी 1957 के अंदर। इसके अलावा इन्होंने ऑक्सिन व साइटोकाइनिन, ये 2 प्लांट हार्मोन्स हैं जिनके द्वारा अंग निर्माण को नियंत्रित किया जा सकता है। इन्होंने ये बताया कि ऑक्सिन व काइनेटिन जो है, ये 2 प्लांट हार्मोन्स अगर समान मात्रा में हैं, ठीक है, दोनों के दोनों समान मात्रा में हैं, तो कैलस उत्तक वृद्धि जो है उसको प्रेरित किया जा सकता है। तो इसका मतलब कैलस की जो वृद्धि है वो लगातार होती रहेगी, ना तो रूट सिस्टम का फॉर्मेशन होगा और ना ही शूट सिस्टम का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो कैलस की जो सेल्स हैं वो लगातार डिवाइड करती रहेंगी, और कैलस का जो आकार है या साइज है वो लगातार बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ सबसे पहले किसने बताई थी, एफ स्कूग एंड C.O. मिलर ने बताई थी 1957 में। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके सिद्धांत या प्रिंसिपल की। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कई पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे जो जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन जो आता है। इसमें 3 इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं कैलस कल्चर के लिए जो आपको फुलफिल करनी है। ठीक है, तो ये कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, अभी सबसे पहला है सतही निर्जमीकरण या सरफेस स्टेरलाइजेशन।
तो हमें जो भी प्लांट मटेरियल हम लोग ले रहे हैं, जो भी पादप सामग्री हम लोग ले रहे हैं कैलस कल्चर के लिए या कैलस संवर्धन के लिए, उसे हमें निर्जमित परिस्थितियों में तैयार करना होगा, उसे हमें स्टेरलाइज्ड कंडीशंस के अंदर डेवलप करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे भी, जो भी प्लांट मटेरियल हम लोग ले रहे हैं उसका सरफेस स्टेरलाइजेशन करना होगा, सतही निर्जमीकरण करना होगा। ठीक है, ताकि हमारा जो कल्चर है या संवर्धन है उसका संदूषण न हो। ठीक है, वो खराब ना हो जाए आगे चलकर, तो ये चीज़ जरूरी है। दूसरा, हमें उपयुक्त पोषक माध्यम का चयन करना है ना, हमें सुइटेबल जो न्यूट्रिएंट मीडियम है उसका सिलेक्शन करना है। उस मीडियम के अंदर 2 प्लांट हार्मोन्स उपस्थित होने चाहिए, और ये दोनों कौन से हैं अभी, ऑक्सिन व साइटोकाइनिन है। और ये ऑक्सिन व साइटोकाइनिन जो है इनका अनुपात क्या होना चाहिए, 1:1। ठीक है, इसका मतलब दोनों के दोनों प्लांट हार्मोन्स समान मात्रा के अंदर या इक्वल अमाउंट के अंदर उपस्थित होने अनिवार्य हैं। ठीक है, तभी कैलस की वृद्धि को प्रेरित किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इस टेबल के अंदर आप लोग देख सकते हो, इस टेबल के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। एक तरफ दे रखा है ऑक्सिन व साइटोकाइनिन का अनुपात, जो रेशियो है, ए का मतलब यहाँ पे ऑक्सिन से है और सी का मतलब क्या है, साइटोकाइनिन से है। और उत्प्रेरण या इंडक्शन जो है वो किसका होगा हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देख सकते हो ऑक्सिन व साइटोकाइनिन का अनुपात 10:1 दे रखा है। इसका मतलब 10 भाग हमें ऑक्सिन के लेने हैं और 1 भाग साइटोकाइनिन का लेना है। ठीक है, अगर हम मीडियम के अंदर ये रेशियो लेते हैं, ये अनुपात लेते हैं, तो कैलस से किसका निर्माण होगा अभी, मूल निर्माण होगा, यानी कि रूट सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑक्सिन व साइटोकाइनिन का अनुपात अभी भी मैंने आपको बताया, अगर 1:1 रख लेते हैं, यानी दोनों के दोनों समान मात्रा में लेते हैं, तो कैलस की वृद्धि लगातार होती रहेगी, यानी ना तो रूट सिस्टम डेवलप होगा उससे और ना ही शूट सिस्टम डेवलप होगा। ठीक है, और तीसरी कंडीशन देखो, ऑक्सिन व साइटोकाइनिन का अनुपात अगर 1:10 लेते हैं, तो उससे क्या डेवलप होगा अभी, प्ररोह निर्माण या शूट सिस्टम जो है वो डेवलप होगा। ठीक है, तो 10 भाग अगर साइटोकाइनिन के लें और 1 भाग ऑक्सिन का ले लें, तो शूट सिस्टम उससे डेवलप हो जाएगा। इस टेबल को रट लेना, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद तीसरी जो रिक्वायरमेंट है या आवश्यकता है वो क्या है भाई, नियंत्रित भौतिक परिस्थितियों के अंदर हमें संवर्धन का उष्मायन करना है। ठीक है, हमें क्या करना है अभी, कंट्रोल्ड फिजिकल कंडीशंस। फिजिकल कंडीशंस का क्या मतलब है, यहाँ पे जो आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है, वो कंट्रोल्ड होनी चाहिए। जो तापमान हम लोग रख रहे हैं उष्मायन के लिए, है ना, इंक्यूबेशन के लिए, वो नियंत्रित होना चाहिए। इसके अलावा जो प्रकाश की तीव्रता है वो निश्चित होनी चाहिए। ठीक है, प्रकाश काल जो है, इसका मतलब कितने घंटे के लिए हमें प्रकाश देना है, कितने घंटे के लिए हमें अंधेरा रखना है, ये भी निश्चित होना चाहिए। ठीक है, तो जो भौतिक परिस्थितियां हैं या फिजिकल कंडीशंस हैं वो कैसी होनी चाहिए, कंट्रोल्ड होनी चाहिए। तो ये 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। चलिए भौतिक परिस्थितियों की या फिजिकल कंडीशंस की हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसमें मैंने आपको अभी बता ही दिया कि ताप, प्रकाश व आर्द्रता जो है, यानी टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी जो है वो कंट्रोल्ड होनी चाहिए, यानी नियंत्रित दिशाओं में उपस्थित होना इनका अनिवार्य है। चलिए सबसे पहले तापमान की बात कर लेते हैं। तो कैलस कल्चर के लिए उपयुक्त तापमान कितना है अभी, 25 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी 25 से -2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो सकता है, कितना हो जाएगा, 23 डिग्री हो सकता है। और 25 से 2 डिग्री ज़्यादा भी हो सकता है, तो कितना हो जाएगा, 27। तो 23 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, इसके मध्य का जो तापमान है या टेम्परेचर है वो सुइटेबल होता है कैलस कल्चर के लिए। चलिए अब प्रकाश काल की बात कर लेते हैं। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें कैलस को डेवलप करने के लिए या कैलस को विकसित करने के लिए 24 घंटे अंधेरे की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी हमें लाइट देनी ही नहीं है, प्रकाश उसे देना ही नहीं है, हमें सिर्फ अंधेरा या डार्क ही रखना है। ठीक है, और ये कुछ प्लांट्स में जो कैरेट है या गाजर है ये आता है। ठीक है, हम लोग इस लेक्चर के अंदर कैरेट से ही कैलस कल्चर डेवलप कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें 24 घंटे अंधेरे की आवश्यकता होगी। इसको अपने आगे पढ़ेंगे। और जो बाकी बचे हुए पौधे हैं, यानी कि ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं या पादप होते हैं, उन्हें 16 घंटे प्रकाश काल चाहिए, 16 आवर्स का लाइट पीरियड चाहिए, और 8 आवर्स का हमें क्या चाहिए, डार्क पीरियड या अंधेरा चाहिए 8 घंटे का। ठीक है, और ये हमें रिपीट करना पड़ेगा हर दिन, है ना, हर 24 घंटों में ये रिपीट करना पड़ता है। चलिए उसके बाद कृत्रिम प्रकाश या आर्टिफिशियल लाइट की बात कर लेते हैं। तो आर्टिफिशियल लाइट जो है वो हम लोग ठंडे व सफ़ेद लैंपों का उपयोग करते हैं, है ना। लाइट जो है वो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने वाली या तापमान को बढ़ाने वाली नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग
वाइट लैंप्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, फ्लोरेसेंट लैंप्स, उनकी जो लाइट है वो कूल होती है या ठंडी होती है। तीव्रता हमें कितनी रखनी है अभी प्रकाश की, 2000 से 3000 लक्स। ठीक है, लक्स क्या है अभी, इकाई है किसकी, प्रकाश की तीव्रता की। तो 2000 से 3000 लक्स हमें कृत्रिम प्रकाश की तीव्रता रखनी है। जो आर्द्रता हम लोग रखेंगे, है ना, सापेक्षिक आर्द्रता, वो कितनी होनी चाहिए अभी, 55 से लेके 60% तक, 60% तक जो है वो आर्द्रता हम लोग रखते हैं। ठीक है, संवर्धन कक्ष के अंदर यानी कि इंक्यूबेटर के अंदर। तो ये कुछ भौतिक परिस्थितियां हैं या फिजिकल कंडीशंस हैं किसके लिए, कैलस कल्चर के लिए। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इसकी विधि या प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं अभी, कैरेट से हम लोग उसकी टैप रूट निकालते हैं, है ना। तो कैरेट के अंदर जो एडिबल पार्ट है इसका, खाने योग्य भाग है, वो भी क्या होता है इसका, टैप रूट होता है या मूसला मूल होता है। तो हमें कैरेट को लेना है और उसको रनिंग टैप वाटर के अंदर वॉश कर लेना है, बहते हुए नल के पानी में हमें उसके धो लेना है, ताकि इसकी सरफेस के ऊपर या सतह के ऊपर जो भी धूल मिट्टी वगैरह या कोई भी अदर पार्टिकल अगर उपस्थित हो जिसे हम लोग धोकर हटा सकते हो तो वो हट जाता है आसानी से। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है। दूसरा जो स्टेप है वो हमारा क्या रहेगा अभी, हमें इसके अनुप्रस्थ काटने हैं। ठीक है, और इस मोटाई कितनी होनी चाहिए अभी, 1 mm। तो 1 mm थिकनेस के या मोटाई के हमें ट्रांसफर सेक्शन काटने हैं या अनुप्रस्थ टुकड़े काटने हैं, और इसके लिए हम लोग किसका उपयोग कर सकते हैं, चाकू का उपयोग कर सकते हैं या ब्लेड का उपयोग कर सकते हैं। तो नाइफ और ब्लेड की हेल्प से हम लोग अनुप्रस्थ काट या ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं और उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर लेते हैं पेट्री डिश के अंदर। तो आप लोग ये देख सकते हो, ये इसकी टैप रूट है या मूसला मूल है, और नाइफ या चाकू की सहायता से हमने 1 mm मोटाई के टुकड़े जो हैं, है ना, या पीस जो हैं वो काट लिए हैं। तो इस तरह के कई सारे पीस काट कर और हम लोग पेट्री डिश के अंदर इसको स्थानांतरित कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब हमें क्या करना पड़ेगा अभी, ये जो अनुप्रस्थ टुकड़े या ट्रांसफर सेक्शन हमने काटे हैं, इन टुकड़ों को 10 मिनट के लिए हमें भिगोकर रखना है किसके अंदर, 5% टीपॉल विलियन के अंदर। तो देख सकते हो एक बीकर है, बीकर के अंदर 5% टीपॉल विलियन हमने डाला है और इसके अंदर 1 mm जो मोटाई के टुकड़े हैं या पीसेस हैं उनको इसमें रख दिया है। कितने टाइम तक रखना है, 10 मिनट के लिए रखना है। चलिए उसके बाद हम लोग इसका करेंगे सरफेस स्टेरिलाइजेशन या सतही निर्जमीकरण। तो सतही निर्जमीकरण के लिए हम लोग 2 केमिकल्स यूज़ करते हैं, एक तो है एथेनॉल और दूसरा है सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है अभी, 60 सेकंड के लिए 60 सेकंड्स के लिए 70% एथेनॉल या 70% अल्कोहल के अंदर हमें इसको डिप करके रखना है। तो आप लोग देख सकते हो एक बीकर है, बीकर के अंदर 70% एथेनॉल हमने डाला है और इसमें 1 mm व्यास के जो 1 mm मोटाई के जो टुकड़े हैं या पीसेस हैं वो हमने डाल दिए हैं। ठीक है, तो 60 सेकंड के लिए हमें इसके अंदर इन्हें भिगोकर रखना है। ठीक है, टीपॉल जो है वो एक तरह का डिटर्जेंट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो कोशिकाएं हैं या सेल्स हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा स्टेप हमें क्या करना है अभी, 20 से 25 मिनट के लिए 0.8% सोडियम हाइपोक्लोराइट विलयन के अंदर या सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन के अंदर इसको डुबोकर रखना है। तो बीकर के अंदर हमने 0.8% सोडियम हाइपोक्लोराइट लिया है, इसमें 1 mm थिकनेस के या मोटाई के जो पीसेस हैं वो डाल देते हैं और 20 से 25 मिनट के लिए हमें इनको इसमें डुबोकर रखना है। ठीक है, तो इससे होगा क्या, अभी सरफेस स्टेरिलाइजेशन हो जाएगा, सरफेस के ऊपर जो भी माइक्रोब वगैरह उपस्थित होगा, है ना, वो नष्ट हो जाएगा या डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब हमें जो सरफेस है ना, जो टुकड़े हैं या पीसेस हैं उनकी जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर क्या हो सकता है, अतिरिक्त रसायन जो है उपस्थित होता है। तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 टाइम्स हम लोग क्या करेंगे, निर्जमित आसुत जल से या स्टेरिलाइज्ड डिस्टिल्ड वाटर से इन टुकड़ों को वॉश कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हो बीकर के अंदर हमने टुकड़ों को डालकर और फिर डिस्टिल्ड वाटर से इनको वॉश करना है। तो 3 बार हमें इसको वॉश करना है या धोना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की हम लोग बात कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है अभी, जब हम इनको 3 बार वॉश कर लेंगे तो अब हमें इन 1 mm टुकड़ों को यहाँ से निकालना है और कहाँ पे स्थानांतरित करेंगे भी, एक पेट्री डिश के अंदर स्थानांतरित कर देंगे। ठीक है, अब अगर आप प्रत्येक टुकड़े को या प्रत्येक ट्रांसफर सेक्शन को या अनुप्रस्थ टुकड़े को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा क्या, एक सफ़ेद रंग का सर्कल दिखाई देगा।
ठीक है, एक वाइट कलर का सर्कल दिखाई देगा, और यही सर्कल जो है या घेरा जो है वो क्या होता है, एधा या कैम्बियम का होता है। इस कैम्बियम के अंदर की तरफ क्या उपस्थित होता है, जाइलम उपस्थित होता है, और इस कैम्बियम के बाहर की तरफ क्या उपस्थित होता है, फ्लोएम उपस्थित होता है। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है भाई, ये ब्लेड या चाकू लेना है, नाइफ लेना है, और इसकी हेल्प से आपको क्या करना है, एक छोटा सा घनाकार टुकड़ा जो है, ठीक है, वो काटना है। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना होना चाहिए, 4 mm²। तो 4 mm² का आपको एक टुकड़ा काटना है घनाकार, और घनाकार टुकड़ा इस प्रकार से काटना है कि इसके अंदर तीनों भाग यानी फ्लोएम, एधा या कैम्बियम और जाइलम, ये तीनों भाग इसके अंदर उपस्थित हों। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सप्लांट या कर्तोत्तक। ठीक है, तो इसका एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है, 4 mm²। तो ये हमारा दूसरा स्टेप है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है अभी, अब हमें संवर्धन ट्यूब को, संवर्धन ट्यूब का मतलब क्या है, कल्चर ट्यूब जिसके अंदर हमने जो ठोस अगार माध्यम है वो डाल दिया है। ठीक है, उसको संवर्धन ट्यूब या कल्चर ट्यूब बोल देते हैं। तो कल्चर ट्यूब का जो खुला सिरा होता है ना, जो ओपन उसका जो माउथ होता है या मुख होता है, खुले सिरे को हम लोग क्या करते हैं अभी, उसका जो 20 mm ऊपरी भाग है या 20 मिलीमीटर जो अपर पार्ट है, उसको हम लोग क्या करते हैं, ज्वाला से गर्म करते हैं। ठीक है, फ्लेम से क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो, हम लोग स्प्रिट लैंप लेते हैं, स्प्रिट लैंप की सहायता से इसको जलाते हैं तो फ्लेम या ज्वाला डेवलप होगी। और फिर ये जो संवर्धन ट्यूब है या कल्चर ट्यूब है, इसको 45 डिग्री के कोण पर हमें झुकाना है। ठीक है, 45 डिग्री का एंगल ले लेना है। ठीक है, झुका लिया, और इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं ज्वाला से या फ्लेम से। ठीक है, तो ये है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप इसमें क्या है अभी, चिमटी की सहायता से हमें चिमटी लेनी है, और चिमटी की सहायता से हमें कर्तोत्तक को या एक्सप्लांट को, यानी 4 mm² एरिया के जो हमने घनाकार जो टुकड़े काटे थे, उन टुकड़ों को हमें क्या करना है, अगार माध्यम की सतह पर स्थापित कर देना है। तो आप लोग देख सकते हो ये फोर्सेप्स है या चिमटी है, और ये हमारा कर्तोत्तक या एक्सप्लांट है। तो हमें चिमटी की सहायता से इस एक्सप्लांट को यहाँ से उठाना है, और फिर माध्यम के ऊपर इसको स्थापित कर देना है। ठीक है, अब जो माध्यम हम लोग लेंगे वो कौन सा हो सकता है अभी, या तो B5 हो सकता है, गैम्बर का मीडियम होता है, इसको गैम्बर्स मीडियम या B5 मीडियम भी बोल देते हैं, या फिर हम लोग MS माध्यम का उपयोग भी कर सकते हैं। तो ठीक है, इन दोनों में अगार जो है उसका उपयोग तो होता ही है। साथ में इसमें क्या करना है अभी, 2,4-D हमें मिक्स करना है, और 2,4-D कितना मिक्स करना है अभी, 1 लीटर अगर आपका वॉल्यूम है मीडियम का, तो उसके अंदर 0.5 मिलीग्राम आपको 2,4-D मिक्स करना है। ठीक है, 2,4-D जो है वो रिक्वायर्ड होता है कल्चर के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2,4-D क्या है अभी, ऑक्सीजन है एक तरह का। तो आप लोग देख सकते हो ये जो ठोस अगार माध्यम है ये कौन सा है, B5 या MS माध्यम जो है वो हो सकता है। चलिए, फिर उसके बाद क्या करना है अभी, जो खुला हुआ माउथ है, मुख है किसका, कल्चर ट्यूब का या संवर्धन ट्यूब का, है ना, या फ्लास्क का, उसको बंद कर देना है कॉटन प्लग की सहायता से। तो आप लोग देख सकते हो हमने कॉटन प्लग लगा के और इसके माउथ को बंद कर दिया। ठीक है, जो चिमटी का उपयोग या फोर्सेप्स का यूज़ हम लोग कर रहे हैं उसको हमेशा ज्वाला से गर्म करना चाहिए, यानी कि फ्लेम से उसको हीट करना चाहिए, ताकि उसकी सतह के ऊपर या सरफेस के ऊपर अगर कोई माइक्रोब उपस्थित हो तो वो डिस्ट्रॉय हो जाए या नष्ट हो जाए। ठीक है, और हर एक संवर्धन ट्यूब जो है या कल्चर ट्यूब जो है उस पर मार्किंग पेन की सहायता से, है ना, मार्कर की सहायता से हम लोग क्या कह सकते हैं, उसके ऊपर लिखना चाहिए क्या, दिनांक, उसकी डेट जो है, और माध्यम हमने कौन सा यूज़ किया है उस माध्यम का नाम, और प्लांट का नाम जो है, जिस प्लांट से हम लोग क्या करवा रहे हैं, कैलस कल्चर या कैलस संवर्धन करवा रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको करनी है। तो इस तरह से हमने माध्यम के ऊपर एक्सप्लांट या कर्तोत्तक को एस्टैब्लिश कर दिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है अभी, इंक्यूबेशन का या उष्मायन का। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि कैरेट के अंदर या गाजर के अंदर हमें कैलस संवर्धन के लिए 24 घंटे, है ना, या 24 आवर्स क्या देना पड़ता है, अंधेरा या डार्कनेस देनी पड़ती है। ठीक है, तो कल्चर
जो चैम्बर होगा, कल्चर चैम्बर, यहाँ पे क्या है देख सकते हो आप, इंक्यूबेटर है। तो इंक्यूबेटर में हमने कल्चर ट्यूब को या फ्लास्क को रख दिया है, जिसमें हमने पहले से ही क्या इस्टेब्लिश किया था, एक्स प्लांट। ठीक है, यहाँ पे अंधेरा रखना है 24 घंटे के लिए, तो लाइट सप्लाई नहीं करनी है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये हमें कब तक करवाना है, 4 सप्ताह तक या 4 वीक्स तक हमें इसका कल्चर करवाना है। ठीक है, 4 वीक्स में क्या होगा भी, जो कैलस है वो डेवलप हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हो 4 सप्ताह के पश्चात या 4 वीक, आफ्टर 4 वीक्स अगार माध्यम के ऊपर कैलस डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है। और अब हमें क्या करना है, इसको स्थानांतरित करना है या ट्रांसफ़र करना है किसके अंदर, स्टेरलाइज्ड पेट्री डिश में, है ना, निर्जमित पेट्री डिश में इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और फिर नाइफ की हेल्प से या चाकू की सहायता से हम लोग 2 से 3 टुकड़ों में इसको विभाजित कर लेते हैं। तो ये जो कैलस है इसको 2 से 3 पीसेस के अंदर या टुकड़ों के अंदर इसको डिवाइड कर लिया जाता है, विभाजित कर लिया जाता है। अब हम इसका क्या करवाएंगे भी, उप संवर्धन करवाएंगे या सब कल्चरिंग करवाएंगे। तो सब कल्चरिंग करवाने के लिए जो हमने टुकड़े काटे हैं, प्रत्येक टुकड़े को या प्रत्येक पीस को हम लोग क्या करते हैं, ताज़ा माध्यम के ऊपर या फ्रेश मीडियम के ऊपर नई जो कल्चर ट्यूब है या संवर्धन ट्यूब होती है उसके ऊपर स्थापित कर देते हैं, ताकि इसका सब कल्चर या उप संवर्धन हम लोग कर सकें। तो आप लोग देख सकते हो न्यू मीडियम के ऊपर हमने कैलस का जो पीस था उसको एस्टेब्लिश कर दिया। ठीक है, और फिर इसको कहाँ पे रखेंगे हम लोग, इंक्यूबेटर में रखेंगे। और फिर 4 सप्ताहों के अंदर, 4 वीक्स के अंदर फिर से नया जो कैलस है वो विकसित हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लगातार इसकी सब कल्चरिंग के द्वारा या उप संवर्धन के द्वारा इसको संवर्धित कर सकते हैं या कल्चर कर सकते हैं। तो ये क्या है, अभी कैलस कल्चर है। ठीक है, तो अगर हम लॉन्ग टाइम तक या लंबे समय तक जो कैरेट का टिश्यू है, ठीक है, उसके संवर्धन को अगर अपने कल्चर को लंबे समय तक रखते हैं या लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं, तो हम लोग बड़े बड़े आकार के या लार्ज साइज़ के जो कैलस है उसको डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी भी इसकी कंप्लीट प्रोसीजर या विधि कैलस कल्चर की। तो इस पे क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद लास्ट जो टॉपिक है इसका वो हम लोग करेंगे सिग्निफिकेंस या महत्व। ठीक है, बड़ी संख्या में संपूर्ण पौधों का निर्माण, है ना, तो हम लोग लार्ज नंबर के अंदर बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो डेवलप कर सकते हैं। कैसे करेंगे भी, मैंने अभी आपको बताया था कि जो कैलस डेवलप होता है उस कैलस को हमने टुकड़ों में डिवाइड किया, है ना, और हर एक कैलस को फिर हम लोग क्या करते हैं, नए माध्यम के ऊपर स्थापित कर देते हैं। अब अगर हम इस कैलस के टुकड़े से नया प्लांट विकसित करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रूट सिस्टम डेवलप करना है, फिर शूट सिस्टम डेवलप करना है। ये कैसे कर सकते हैं, ऑक्सिन व साइटोकाइनिन के अनुपात को व्यवस्थित करके। ठीक है, तो कैलस से नया पौधा विकसित हो जाएगा। तो कैलस का कल्चर करके, है ना, कैलस कल्चर के द्वारा हम लोग कैलस की अमाउंट को या मात्रा को बढ़ा सकते हैं, और कैलस के छोटे छोटे टुकड़ों से हम लोग नए पौधे डेवलप कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी संख्या में या लार्ज नंबर्स के अंदर हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस यही है। दूसरा है कायिक भ्रूण का विकास। आपको पता है जो कैलस है वो किससे विकसित हुआ है अभी, कायिक भाग जो होता है या सोमेटिक पार्ट जो होता है प्लांट का, उससे डेवलप होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कैलस के अंदर जो सेल्स हैं वो कैसी हैं, वेजिटेटिव सेल्स हैं या कायिक कोशिकाएं हैं। तो इन कायिक कोशिकाओं से, वेजिटेटिव सेल से हम लोग क्या डेवलप कर सकते हैं, अभी कायिक भ्रूण या सोमेटिक भ्रूण को विकसित कर सकते हैं। ठीक है, तो वेजिटेटिव सेल से हम लोग भ्रूण के समान दिखने वाली संरचना विकसित कर सकते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं, कायिक भ्रूण या वेजिटेटिव या सोमेटिक एम्ब्रियो उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इसका सिग्निफिकेंस है। इसके अलावा आनुवंशिक विविधता का अच्छा स्रोत, है ना, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसका एक बेटर सोर्स है। ठीक है, किस तरह से है, जो कैलस है उसमें अलग अलग टाइप की कोशिकाएं होती हैं, है ना, अलग अलग उनका जो जीनोटाइप है, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं। और ये जो कोशिकाएं हैं वो अलग अलग होने की वजह से ही हम लोग कैलस के एक टुकड़े से संपूर्ण पौधे का निर्माण जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आनुवंशिक विविधता या जेनेटिक डाइवर्सिटी का एक बेटर सोर्स जो है वो माना जा सकता है। तो ये भी एक इसका सिग्निफिकेंस है। इसके अलावा मैंने आपको करवाया था अभी सेल सस्पेंशन कल्चर या कोशिका निलंबन संवर्धन। ये हमने कब किया था, कुछ क्लास पहले मैंने आपको करवाया था, और वहाँ पर हमने कैलस को यूज़ किया था, है ना। कैसा कैलस यूज़ किया था, फ्रेजाइल कैलस,
है ना, या भुरभुरा कैलस यूज़ किया था, है ना, ताकि वो आसानी से उसकी जो कोशिकाएं हैं वो एक दूसरे से दूर दूर हट सकें। तो कैलस के उपयोग से हम लोग सेल सस्पेंशन कल्चर को शुरू कर सकते हैं या इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये भी एक इसका सिग्निफिकेंस है। इसके अलावा हमें कैलस कल्चर से क्या मिल सकता है? अभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मिल सकते हैं या द्वितीयक मेटाबोलाइट्स मिल सकते हैं। ये क्या होते हैं? मेटाबोलाइट्स दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं प्राइमरी और एक होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी कौन से होते हैं? ऐसे मेटाबोलाइट्स जो डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म के अंदर भाग लेते हैं, ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स वगैरह, है ना। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन से होते हैं? ऐसे प्लांट प्रोडक्ट्स जो डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये उप उत्पाद होते हैं, बाई प्रोडक्ट्स होते हैं किसके? मेटाबॉलिज्म की। क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं। तो कमर्शियली या औद्योगिक रूप से बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट एल्कलॉइड्स हैं, है ना, जो हमें प्लांट से मिलते हैं, और ये एल्कलॉइड्स क्या होते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स या द्वितीयक मेटाबोलाइट्स होते हैं। तो जितनी भी मेडिसिन हमें मिलती हैं, है ना, औषधीय पादपों से या मेडिसिनल प्लांट से, वो क्या होते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं या द्वितीयक मेटाबोलाइट्स होते हैं। तो औषधीय पौधों से, मेडिसिनल प्लांट से हम लोग कैलस संवर्धन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट को या द्वितीयक मेटाबोलाइट को, ठीक है, या वो क्या होती है? एक मेडिसिन होती है या औषधि होती है। तो सीधे कैलस उत्तक से हम लोग उसको डेवलप कर सकते हैं। तो हमें प्लांट को उगाकर उससे एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कैलस कल्चर के द्वारा भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी। इसके अलावा जो कैलस कल्चर है वो औषधीय पौधों के संरक्षण में सहायक है ना। हम लोग मेडिसिनल प्लांट्स का कंजर्वेशन कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं? हम लोग कैलस को स्टोर कर सकते हैं, इसको क्या बोल देते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो क्रायो प्रिजर्वेशन कैलस का करके हम लोग औषधीय पौधों को लंबे समय तक या कई वर्षों तक हम लोग उसको स्टोर कर सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं, और यही क्या कहलाता है? कंजर्वेशन या संरक्षण कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जैव रासायनिक परीक्षण हैं या बायोकेमिकल टेस्ट्स हैं जो हम लोग कर सकते हैं कैलस कल्चर के द्वारा या कैलस संवर्धन के द्वारा, ठीक है। तो ये है अभी अपना आज का लेक्चर।